महाजनपद और उनमें से प्रमुख मगध महाजनपद में किन किन वंशों ने शासन किया, आज ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं महाजनपदों के उदय को लेकर। बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब भारतवर्ष में 16 महाजनपद स्थित थे, या कहें भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इस बात की जानकारी हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। याद रखें, जो यूपी वाले हैं, यूपी पीसीएस वाले, इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद तो यूपी में ही थे। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कहाँ थे? यूपी में थे, आज के यूपी में। तो ये 8 महाजनपद यूपी वालों को तो याद करने ही पड़ेंगे। बिहार में भी थी और एमपी में एक इलाका था ही। कौन था? एमपी का सबसे इजी है, पहले एमपी को ही निपटा लेते हैं। तो एमपी में जो मध्य प्रदेश में था, अवंती 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 मिलान करो में क्वेश्चन आते हैं। तो एमपी में ये देखने को मिलता है अवंती नाम का महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन या महिष्मती थी, महिष्मती। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में काफ़ी देखने को मिलते हैं, मैंने कहा 8 थे, तो यूपी वालों को निपटाते हैं अब। काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी वर्तमान में इलाहाबाद के आसपास का इलाका पड़ता है। फिर बात करते हैं कौशल, कौशल फैजाबाद के आसपास के इलाका पड़ता है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल, मल्ल कहाँ पड़ता है? देवरिया यूपी में, इसकी राजधानी कुशावती। फिर बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाला इलाका, पंचाल वाला इलाका, पंचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल्य। फिर उसके बाद बुंदेलखंड वाला इलाका, चेदी यहाँ की चेदी यहाँ का महाजनपद था और जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। इसके अलावा बात करते हैं राजौरी और हजारा क्षेत्र यूपी का, जहाँ कंबोज नाम का महाजनपद था जिसकी राजधानी हाटक थी। और फिर है सूरसेन नाम का महाजनपद, जो कि यूपी के मथुरा इलाके में पड़ता था और मथुरा ही यहाँ की राजधानी थी। तो ये हो गए जो यूपी में स्थित थे महाजनपद। फिर हम बात करते हैं सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद। सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद का नाम था अश्मक। क्या नाम था? अश्मक था। क्या नाम था? अश्मक। और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद भी है, अश्मक। क्या नाम है? अश्मक। ओके, क्या कोई महाजनपद पाकिस्तान में भी स्थित था? जी हाँ, रावलपिंडी और पेशावर इलाके में गांधार। कौन सा था? गांधार, जिसकी राजधानी क्या थी? जिसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। गांधार राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला। अब थोड़ा सा यूपी वाले अपने पड़ोसी बिहार वालों को ही पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जो टॉपिक है इस महाजनपद में। तो दो जो कि प्रमुख है, मगध। मगध इन महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली जो महाजनपद के तौर पर अस्तित्व में आया या उभरा, वो था मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रिज, राजगृह और बाद में पटना हो गई। इसके अलावा इसके आसपास में पड़ोसी एक इलाका और था, अंग, जो भी बिहार जो कि बिहार में ही पड़ता है और जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। क्या थी? चंपा थी। ओके, तो ये 16 महाजनपद यहाँ पर हुए एकदम एंड। अब इन महाजनपदों में से सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा, उसका नाम था मगध। क्या नाम था उसका? नाम मगध था। अब हम उसी मगध के बारे में पढ़ते हैं कि मगध में किन किन वंशों ने शासन किया। अभी तो जरा ध्यान देना, हम जिस वंश की जिस महाजनपद की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम फिलहाल यहाँ पर 4 वंशों की बात करेंगे आज। 4 मगध में 4 वंशों की हम बात करेंगे, 4 वंशों की, जिनका क्लियर कट पता है इतिहास में। हर्यंक वंश, सबसे पहले हम किस वंश की बात करेंगे? हर्यंक वंश की बात करेंगे। किस वंश की बात करेंगे? हर्यंक वंश। किस वंश की बात करेंगे? हर्यंक वंश। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की, किसकी बात करेंगे? शिशुनाग वंश की बात करेंगे। और फिर बात करेंगे नंद वंश की। किसकी बात करेंगे? नंद वंश। तो 3 वंशों की यहाँ पर बात हो जाएगी। एक होगी हर्यंक वंश की, शिशुनाग वंश की और नंद वंश की। ये तो मगध के वंश थे, हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश। एक बार फिर से, हर्यंक, शिशुनाग और नंद वंश। इसके बाद आता है मौर्य वंश। कौन सा आता है? मौर्य वंश, जो कि मगध का ही था। तो ये 4 वंशों के बारे में हमें पढ़ना है, हर्यंक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं मगध। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक जो था वो बृहदत्त था। सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहदत्त था। ओके,
और जिसकी राजधानी क्या थी, गिरिब्रज थी। क्या थी, गिरिब्रज थी। अब बात करते हैं हरियंक वंश। हरियंक वंश के तहत हम पढ़ेंगे 4 राजाओं के नाम, या बोले तो हरियंक वंश में 4 राजा हुए। हरियंक वंश में कितने राजा हुए, 4 राजा। सबसे पहला जो राजा था वो था बिंबिसार। क्या नाम था उसका, बिंबिसार। दूसरा जो था अजात शत्रु। दूसरा क्या था, अजात शत्रु। तो पहले हम समझ लेते हैं बिंबिसार को ही, फिर जाएंगे अजात शत्रु में। बिंबिसार मगध की गद्दी में बैठा था 544 ईसा पूर्व में। ज़्यादा सन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हरियंक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार ही था। कौन था, बिंबिसार था। और ये बौद्ध धर्म को मानता था, ये पता होना चाहिए, बौद्ध धर्म को मानता था। यह पहला भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। याद रखना, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर ज़्यादा फोकस किया था। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध राज्य मिलाया था। बिंबिसार ने अंग राज्य को मगध राज्य में मिलाया था। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, राजगृह। इसने राजगृह का निर्माण कर उसे अपना राजधानी बनाया था। राजगृह को राजधानी किसने बनाया, बिंबिसार ने बनाया। अब यहाँ पर राजधानियाँ चेंज होते रहेंगी, तो याद रखना बिंबिसार ने किसे राजधानी बनाया, राजगृह को राजधानी बनाया। राजगृह को राजधानी किसने बनाया, बिंबिसार ने बनाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो खास है वही पढ़ेंगे हम यहाँ पर। ओके, बिंबिसार वो राजा था जिसने क्या किया, जिसने वैवाहिक संबंध बनाकर साम्राज्य का विस्तार किया। यानी कि यहाँ पर उसने विवाह संबंध स्थापित किए और अपने आस पड़ोस के जो महाजनपद थे उनके साथ अपने अच्छे संबंध बनाए। जैसे कि कौशल नरेश के साथ की उनकी बहन के साथ उन्होंने शादी करी। वैशाली राजा की पुत्री के साथ उन्होंने शादी करी। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी उन्होंने क्या करी, शादी करी थी। इसके अलावा इन्हीं के समय काल में, यानी कि बिंबिसार के समकालीन कौन थे, महात्मा बुद्ध भी थे। क्या थे, महात्मा बुद्ध जो थे वो बिंबिसार के ही समकालीन थे। इनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। ये राजवैद्य थे जीवक, उनकी सेवा के लिए इन्होंने भेजा था। बिंबिसार के बाद इनका बेटा आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर देता है। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने करी थी। तो अजातशत्रु के नाम आपको पता होना चाहिए। ये बंदा जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का नाम कुणिक भी कहा गया है। क्या कहा गया है, कुणिक नाम भी इसका बताया गया है। कुणिक नाम भी इसका बताया गया है। तो अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का जो मंत्री था उसका नाम था वर्षकार, सुयोग्य मंत्री था। दरअसल हुआ क्या, हुआ ये कि अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय हासिल कर दी। किस पर विजय हासिल करी, वैशाली पर। और इस विजय को हासिल करने में उसके इस मंत्री का क्या था, महत्वपूर्ण रोल था। मंत्री का नाम क्या है, वर्षकार। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हाल इसने किया था अपने पिता का वही हाल इसका भी हुआ। अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी। किसने, उदयन ने। किसने करी, उदयन ने। तो अगला शासक जो आता है वो उदयन आता है। कौन आता है, उदयन। मैंने कहा था हरियंक वंश के तहत हम 4 राजाओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बिंबिसार हो गया, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा हो गया ये उदयन। तीसरा क्या हो गया, उदयन। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना करी थी। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना करी थी। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना करी थी। ध्यान देना, उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना करी थी। ओके, ठीक है। इसके बाद कौन आया, किसके बाद, उदयन के बाद अगला शासक जो कि अंतिम था, हरियंक वंश का अंतिम राजा जो था वो उदयन का बेटा नागदशक था। कौन था, नागदशक था। तो 4 राजा हो गए हरियंक वंश के, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। सबसे पहले अगर हम बात करें बिंबिसार की, तो उसने राजगृह को क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना करी थी। बिंबिसार जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वहीं उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन क्या था, जैन धर्म का अनुयायी था। हरियंक वंश का जो अंतिम राजा था नागदशक, उसकी हत्या कर दी गई, उसको अबदस्त कर दिया गया। उसको अबदस्त किसने किया, मगध पर अबदस्त किसने किया, शिशुनाग ने किया था। किसने किया था, शिशुनाग ने। उसी नागदशक के अमात्य ने करा था, शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। किस वंश की स्थापना करी, शिशुनाग। मैंने कहा था कि मगध के अंतर्गत,
मगध में हम 4 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब यहाँ से शुरुआत हो रही है शिशुनाग वंश की। इस वंश की स्थापना किसने करी? शिशुनाग ने ही करी। नाग दशक को अपदस्थ करके, नाग दशक को अपदस्थ करके शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाई और वैशाली में स्थापित कर दी। याद रखना, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना करी, लेकिन शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर दी और कहाँ ले गया राजधानी को? वैशाली ले गया। कहाँ ले गया? वैशाली। याद रखना, फिर से राजधानी चेंज हो गई है। पहली राजधानी राजगृह, फिर यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है? फिर किसकी बात हुई थी? पाटलिग्राम की, एंड देन उसके बाद वैशाली की। फिर किसकी बात हुई? वैशाली की। याद रखना, हालांकि उससे पहले भी गिरिब्रज था। क्या था? गिरिब्रज था। सबसे पहले बृहदत्त के समय गिरिब्रज राजधानी थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। ये फिर से राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। ये फिर से राजधानी को कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र ले गया, और तब से राजधानी पाटलिपुत्र रही। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक रहा, जो फिर से राजधानी को कहाँ ले गया? वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था, लेकिन उसके बाद जो नया वंश बनता है वो होता है नंद वंश, और नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जो कि बहुत अत्याचारी शासक था, घनानंद। और ये जो घनानंद था, ये सिकंदर का समकालीन था। ये सिकंदर का क्या था? समकालीन था। सिकंदर का क्या था? समकालीन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी, घनानंद क्या था? सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना करी थी। अब बात यहाँ पर सिकंदर की आ गई है, तो सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे जरूर। सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कहें तो 325 और 3 दूना 6, हिंदी में बात करें तो 325 3 दूनी 6, यानी कि 325 का मतलब 3 5 और 3 दूनी 6, यानी कि ये हो गया। तो 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। और फिलिप कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। ये हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानने योग्य जो बात है वो ये है कि सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स याद होनी चाहिए। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो चलाया था वो 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। 326 3 दूनी 6, फिर से हो गया 3 दूनी 6, ये बड़ा 3 2 जा 6, ठीक है। 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत विजय का अभियान शुरू किया था। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। ओके, अब आता है एक और खास युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध। किसका युद्ध? हाइडे स्पीच का युद्ध। ये जो हाइडे स्पीच का युद्ध था, ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। झेलम यानी कि वितस्ता, उस समय काल में से वितस्ता कहा जाता था। और ये लड़ाई किसके बीच हुई? सिकंदर और पोरस के बीच हुई। सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच लड़ा गया। हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? झेलम यानी कि वितस्ता। झेलम यानी कि वितस्ता। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। जी हाँ, सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार नहीं कर पाई और निकल गई, वहीं से वापस लौट गई मतलब, ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। तो 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौट गया। बाद में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो गई। सिकंदर के जन सेनापति का नाम था नियारकस। सिकंदर का प्रिय घोड़ा था बऊ कैफला। अब आते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। संस्थापक, यहाँ पर हम बात करेंगे 3 राजाओं की। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम 3 राजाओं की बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसार की और उसके बेटे अशोक की। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है और इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में हुआ था।
345 लगातार है, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो विलियम जोन्स ने बताया था कि ये कोई और नहीं, सेंड्रोकोटस कोई और नहीं, कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ही है। तो सेंड्रोकोटस शब्द किसके लिए इस्तेमाल में लाया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। विशाख दत्त ने पुस्तक लिखी थी मुद्रा राक्षस, और उस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का इस्तेमाल हुआ है। किस शब्द का इस्तेमाल है? वृषल। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ कोई व्यक्ति, वृषल हो गया उसका मतलब। घनानंद को हराने में हमें पता है कि नंद वंश का अंतिम जो राजा था वो घनानंद था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी उसमें, इसलिए चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री भी कौन बना? चाणक्य ही बना। चाणक्य के नाम जो है कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त भी है। और चाणक्य की पुस्तक का नाम ज़्यादातर सभी को पता होता है, अर्थशास्त्र है। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा? 322 ईसा पूर्व में बैठा था, और ये जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय जो बिताया था वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अभी हमने पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो कौन था? ये आया था सिकंदर के सेनापति के तौर पर। सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और इसे हराया किसने था? मौर्य वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। 305 ईसा पूर्व की बात है। सेल्यूकस निकेटर ने फिर क्या किया? अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त को दे दिए। 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ तक भारत का उस समय क्या हो गया था? विस्तार हो गया था। काबुल तक, कंधार तक, हेरात तक, मकरान अफगानिस्तान का इलाका, वहाँ तक भारतवर्ष की सीमा पहुँच चुकी थी। बहुत बड़ी बात है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ये भद्रभाव जी फिर से आ गए। भद्रभाव याद होगा ना, दिगंबर वाले। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये कौन था? सिकंदर का सेनापति। और मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। यहाँ पर बहुत कुछ जानकारी मिलती है इंडिका से, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच लड़ाई हुई थी, और इस युद्ध का वर्णन जो है वो एपियानस ने किया है। किसने किया है? एपियानस ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। आगे बढ़ते हैं। क्या है खास मौर्य एम्पायर में? प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कोई खास नहीं है। अंततः चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हो जाती है, श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। बाद में उसका बेटा राजा बनता है बिंदुसार। बिंदुसार की अगर हम बात करें, इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, या बोले तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। बोले तो अमित्रघात का मतलब शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक। तो याद रखना, अमित्रघात के नाम से किसे जाना गया है? अजात शत्रु को नहीं, बिंदुसार को जाना गया है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। याद रखना, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ना जैन ना बौद्ध, आजीवक। आजीवक संप्रदाय के लोगों को नियतिवादी भी कहा जाता है। ये वैसे तो ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, कर्मकांड पर विश्वास नहीं करते। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। क्या कहा गया है? भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम था डायमेकस। लूसेन के पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने ये सब पढ़े हैं टॉपिक कि कौन सा राजदूत किसके दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मैगस्थनीज आया था। और अब बिंदुसार के दरबार में कौन आ गया है? डायमेकस आ गया है। कौन आ गया? डायमेकस।
जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। इसके तो बहुत सारे नाम हैं भाई, बिंदुसार के बहुत सारे नाम हो गए, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम दिए गए हैं बिंदुसार के, तो इसको सिंहसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले अपने बेटे सुसीम को भेजा, बाद में अशोक को भेजा। किसे भेजा? अशोक को। ऑब्वियस बात है, तो अशोक ने विद्रोह को मामला सेटल कर दिया होगा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट में से मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी थी। याद होगा आपको कि ये जो डायमिकस था, ये डायमिकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का ही राजदूत था। और एंटियोकस कौन था? सीरियन नरेश था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। बड़ी छुपी हुई बात है यहाँ पर, देखो। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने कहा है ऐसा कि बिंदुसार कितने राज्यों का विजेता था? 16 राज्यों का विजेता था। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने ये कहा है। अब बात करते हैं अशोक की। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? ये तो याद होना ही चाहिए, 269 में। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था अशोक। और उस समय वो अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो इनके भी अलग अलग नाम है भाई, जैसे बिंदुसार के। तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261। एक सन याद कर लो, या तो मगध की गद्दी पर कब बैठे थे वो याद कर लो, या कलिंग पर आक्रमण कब याद कर रहे थे। 8वां वर्ष कर लो, माइनस कर दो या प्लस कर दो, बात हो जाएगी। अगर आप गद्दी पर कब बैठे याद करते हो 269, तो उसमें से 8 माइनस कर दो, वो निकल जाएगा कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। क्या थी? तोसली। ओके। अब अशोक के दरबार में भी एक राजदूत आता है जिसका नाम था डियानीसियस। क्या नाम था? डियानीसियस नाम का एक राजदूत कहाँ आता है? अशोक के दरबार में आता है, जो कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। याद रखना, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में, बिहार में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। याद रखना, बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण करवाया है आजीविकों के लिए, वो किसने करवाया है? अशोक ने करवाया है। और अशोक के पौत्र दशरथ ने भी आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी गुफा प्रदान करी थी? नागार्जुन। इसका मतलब यह है कि आजीविकों का उस समय काफ़ी प्रभाव था समाज पर भी, ऑब्वियस बात है, राजनीति पर भी हुआ है। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। पुत्री को भी भेज दिया और पुत्र को भी भेज दिया अशोक में। अशोक ने कहाँ भेजा? श्रीलंका में। भारत में शिलालेख का पहली बार जो प्रचलन करवाया था वो अशोक ने ही करवाया था। अशोक के शिलालेखों की यदि बात करें हम, तो ये 4 अलग अलग प्रकार की लिपियों में लिखे गए हैं: ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक। और ये जो ग्रीक और अरामाइक लिपि है ये अफगानिस्तान से देखने को मिलती है। वहाँ जो अभिलेख मिले हैं वहाँ ग्रीक और अरामाइक लिपि का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में जो अभिलेख हैं वहाँ खरोष्टी लिपि का इस्तेमाल हुआ है, जबकि शेष भारत में जो अभिलेख लिखे गए हैं या पाए जाते हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है, 14 है, जबकि स्तंभलेखों की संख्या कितनी है? 7 है। आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी थी? अशोक के शिलालेखों की खोज करी थी पाद्रेटी फैंथेलर ने करी थी। किसने करी थी? पाद्रेटी फैंथेलर ने करी थी। अशोक के शिलालेखों की खोज करी थी। जबकि
अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अशोक के अभिलेख जबकि अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। अब पढ़ लेते हैं अशोक के शिलालेख। टोटल 14 हैं। क्या क्या इसमें कुछ खास है? पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के द्वारा। पशु बलि की निंदा की गई है पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में ये कहा गया कि राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष के बाद दौरे पर जाना चाहिए। ये बात तीसरे शिलालेख में कही गई है और इसी शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। अब यहाँ से ध्यान देना, चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। मतलब अब वो धम्म का प्रचार कराएंगे। तो ये जो बात है ना, चौथा शिलालेख ये 13वें शिलालेख से लिंक है। चौथा शिलालेख 13वें शिलालेख में 13वें शिलालेख में क्या है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। कब हुआ था कलिंग युद्ध? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी में बताया गया है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था इस युद्ध के बाद। और इसी शिलालेख में पड़ोसी राजाओं का भी क्या है? वर्णन है 13वें शिलालेख में। तो और इसी युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करी थी। तो 13वां शिलालेख और चौथा शिलालेख एक दूसरे से लिंक है, घटना है। और इसके बाद जब धम्म घोष की घोषणा कर दी गई अशोक के द्वारा, तो अब धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। तो 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ से बातें थोड़ी सी अब धार्मिक प्रवृत्ति की हो जाएंगी। 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात की गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अब अशोक थोड़ा सा युद्ध करने के बजाय क्या करेगा? धम्म के प्रचार, थोड़ा सा धम्म के प्रति ज़्यादा झुकाव दिखाएगा। तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख जो है 7वें और 8वें शिलालेख में किया गया है। फिर यहाँ पर सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख भी किया गया है 9वें शिलालेख में। किसे हम कहेंगे? एक सच्चा शिष्टाचार। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। बहुत बड़ी बात कही है 10वें शिलालेख में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, धम्म की व्याख्या जो कही गई है वो 11वें शिलालेख में की गई है। धम्म की व्याख्या अशोक ने 11वें शिलालेख में की गई है। धम्म की व्याख्या कौन से शिलालेख में की गई है? 11वें शिलालेख में की गई है। और फिर उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। जिसमें कौन से युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन है। और बाद में आता है 14वां शिलालेख, जिसमें अशोक ने कहा है जनता को कि आप धार्मिक जीवन जिएं, और ये ऐसा जीवन बिताने के लिए उसने जनता को प्रेरित भी किया है इसी शिलालेख में। किसी शिलालेख में? 14वें शिलालेख में। तो 2-3 बातें यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो चौथा शिलालेख जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख जिसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की बात की गई है। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 11वां और 13वां शिलालेख जिसमें धम्म की व्याख्या की गई है 11वां शिलालेख, और कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। अब बढ़ते हैं आगे स्तंभ लेखों की संख्या में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। प्रयाग स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया अरेराज और लौरिया लंदनगढ़। हालांकि एक और है रुम्मीदई वाला। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। कौशाम्बी में स्थित था। बाद में क्या हुआ? अकबर ने इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। दिल्ली टोपरा की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये टोपरा से कहाँ लेकर आया गया? इसको दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया दिल्ली टोपरा वाले को दिल्ली। दिल्ली मेरठ की अगर हम बात करें तो ये मेरठ में स्थित था, लेकिन फिरोज शाह द्वारा इसे भी दिल्ली लाया गया, दिल्ली मेरठ। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है? चंपारण में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है? चंपारण में स्थापित है। लौरिया अरेराज कहाँ पर है? ये भी चंपारण में स्थित है। और लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में स्थित है। लो जी, 7 में से तो 3 तो तुम्हारे कहाँ हो गए? चंपारण में ही हुए। फिर ये जो कौशाम्बी अभिलेख है जिसकी हम बात अभी ऊपर कर रहे थे, प्रयाग स्तंभ लेख की, तो उससे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदई वाला। कौन सा है? रुम्मीदई। और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। लुम्बिनी तो सभी को पता है,
महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था यहीं पर। तो क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था तो ऑब्वियस बात है वो उनके जन्म स्थान पर तो जरूर जाएंगे। तो यहाँ गए थे वो धम्म यात्रा के दौरान। उन्होंने अशोक ने क्या किया, भू राजस्व की दर को घटाने की बात यहाँ पर की गई। तो इसी स्तंभ लेख यानी कि रुम्मीदेह स्तंभ लेख में ये सब बातें बताई गई हैं। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख क्या है, सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम शिलालेख की हम बात कर रहे थे जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है, तो उसी में सभी ये उन्होंने बताया कि सभी मनुष्य क्या है, मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार ए कुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। दोनों भाषाओं में प्राप्त हुआ है अशोक का सार ए कुना अभिलेख। साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था। इसे ही उपदा परीक्षण कहते थे। उपदा परीक्षण के तहत मुख्यमंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति से पूर्व उनके चरित्र को जांचा परखा जाता था। इसे ही उपदा परीक्षण कहते थे। बात करते हैं मौर्य प्रांत की। तो मौर्य प्रांत कितने थे, 5 थे। मौर्य प्रांत कितने थे, 5 थे। कहें तो बात ये कि मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, तो टोटल बटा था 5 भागों में। कितने बाटों में, 5। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को कहा जाता था चक्र। प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जिसके मुखिया को विषयपति कहते थे, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसके मुखिया को ग्रामिक कहते थे। बात अगर हम करें फिर से कि अशोक के समय पूरा मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, 5 प्रांतों में बटा था। कितने प्रांतों में बटा था, 5 प्रांतों में बटा था। और प्रांतों को क्या कहा जाता था, चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। और प्रांत किस में बटे थे, प्रांत विषयों में बांटे गए थे। प्रांत विषयों में बांटे गए थे। विषयों के मुखिया को क्या कहते थे, विषयपति कहते थे। विषयपति कहते थे। प्रांतों के मुखिया को कुमार भी कहते थे, आर्यपुत्र भी कहा जाता था या राष्ट्रिक भी कहा जाता था। ओके, अर्थशास्त्र में सबसे बड़े अधिकारी, शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख हुआ है। तीर्थ यानी कि बड़े अधिकारी होते थे जिसे महामात्र भी कहा जाता था। और इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 18। कितनी बताई गई है, 18 बताई गई है। नीचे इन्हीं 18 अधिकारियों की बात हुई है। अधिकारी यानी कि तीर्थ की बात हुई है। अब इनमें से 2-3 बड़े फेमस हैं, 3 विशेषकर। जैसे कि व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, बाकी तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। समाहर्ता का मतलब है आय का संग्रहण करने वाला, इनकम को कलेक्ट करने वाला समाहर्ता कहलाता था। राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था। राजकीय कोष का अध्यक्ष क्या कहलाता था, सन्निधाता कहलाता था। ओके, प्रशासकों में सबसे छोटा जो था वो गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। याद रखना, प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था वो गोप होता था जो केवल 10 ही गांवों को संभालता था। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है और इन्हीं मैगस्थनीज के अनुसार ये कहा गया है कि नगर का प्रशासन यानी कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बटा था। कितने समितियों में बटा था, 6 समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कहने का मतलब है कि 6 समिति होती थी और हर समिति में हो गए 5 मेंबर, तो टोटल कितने हो गए, 30। कितने हो गए, 30 हो गए। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड भी दिया जाता था। सख्त कानून थे भाई। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी था। एग्रोनोमी कौन था, मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी था। आगे क्या कुछ खास है इसमें, जी हाँ, आगे बिल्कुल खास होगा। ये देखिए, युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व, सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, नायक कहलाता था। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे ना प्रांतों की, 5 प्रांतों की,
तो ये 5 प्रांत यहाँ दिए हैं, देखो, उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राची, ये 5 हो गए। उत्तरापथ की राजधानी होगी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी और प्राची यानी कि पूरी प्रांत की राजधानी होगी पाटलिपुत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, तक्षशिला थी। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। बढ़िया है, ये तो आसान है ये तो। ओके। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो किस अधिकारी के हाथ में था ये? महामात्य सर्प। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष कहा गया है। और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्था। तो संस्था किसे कहा जाता था? गुप्तचर को कहा जाता था जो एक ही स्थान पर रहकर काम करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो 2 प्रकार के गुप्तचरों की बात हुई है। एक हो गया संचार और दूसरा हो गया संस्था। संचार वो गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाके काम करता था, और संस्था वो गुप्तचर जो एक ही स्थान पर रहकर काम करता था। हालांकि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष कहा गया है। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। यानी कि राजुक क्या होता था? न्यायाधीश होता था। हालांकि अभी हमने पढ़ा था कि व्यवहारिक भी एक तीर्थ होता था ना, 18 तीर्थों में व्यवहारिक था, जिसका मतलब न्यायाधीश से है। तो उसी तरीके से राजुक भी क्या होता था? न्यायाधीश होता था, जो कि जनपदीय न्यायालय का न्यायाधीश होता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। अदेव मात्रक वो भूमि होती थी जो बिना वर्षा के भी वहां पर अच्छी भूमि हो जाती थी। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है। एक है दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 के साथ यहाँ पर है। ये नंबर याद करना जरूरी है कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा है? 7 वर्गों में बांटा है। और फिर बात करते हैं सातों में। तो एक तो किसान तो जरूर होगा ही, दार्शनिक होना ही चाहिए। बिना दार्शनिक के देश तो चल ही नहीं सकता, समाज नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। सैनिक का होना भी बहुत जरूरी है। सभासद, निरीक्षक, कारीगर और अहीर भी, ये 4 अन्य थे। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। इसका मतलब वेश्यावृत्ति की प्रथा मौजूद थी, तो ऐसी महिलाएं रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त करी थी। लो जी, कश्मीर के राजा ने भी क्या करी? चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी नंद वंश को हराने के लिए। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए। कितने राजा हुए? 10। हालांकि हम केवल 3 ही पढ़े, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या किसने करी? उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करी थी। किसने करी थी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना करी, शुंग वंश की। कब? 185 ईसा पूर्व में। यहां से बातें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक को लेकर नए वीडियो में। नमस्कार।